गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो, बहुत सारे लोगों के मैसेज गुड मॉर्निंग के आ गए हैं, लेकिन एक बार बताओ क्लियर है सब कुछ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दिख रहा हूं मैं? दोनों चीजें क्लियर हैं क्या? मस्त, ओके। रूप सिंह ने लिखा, दिव्या ने लिख दिया क्लियर है, आयुषी ने लिख दिया बहुत बढ़िया, शेखर ने लिख दिया है, शिवानी ने लिख दिया है। चलो, मतलब मैं मान के चल सकता हूँ कि सबके लिए क्लियर है ना। 4-5 मैसेज आ गए तो अपन ये समझ सकते हैं कि क्लियर है। चलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जो बाद में मैसेज कर रहे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। विवेक ने भी लिख दिया क्लियर है। चलो, धनुष ने भी लिख दिया, ठीक है भाई, बढ़िया। क्लास शुरू करते हैं भाई। हेमेटोलॉजी अपना शुरू हो रहा है और चल रहा है। हेमेटोलॉजी में अपन लगातार थ्योरी कर रहे हैं। रात को भी अपनी एक क्लास होती है, मॉर्निंग में भी अपनी एक क्लास होती है। पूरे एक हफ्ते में अपन हेमेटोलॉजी कवर करने वाले हैं। अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं हेमेटोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोसाइटोमेट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हमारी ये 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीमोग्लोबिन, दूसरा ये हीमोसाइटोमेट्री। क्या होता है भाई हीमोसाइटोमेट्री? इस वर्ड को अगर आप 2 पार्ट में तोड़ दोगे तो इसका मतलब समझ जाओगे आप। हीमो और साइटोमेट्री। हीमो मतलब ब्लड सेल्स और साइटोमेट्री मतलब उनकी काउंटिंग करना, ठीक है। हीम मतलब ब्लड, साइट मतलब सेल्स और मेट्री मतलब काउंटिंग करना। मतलब ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग हम करते हैं वो हमारा हीमोसाइटोमेट्री कहलाता है, ठीक है। देखो, अब ब्लड सेल्स की काउंटिंग एक हमारी सीबीसी जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू हम सीबीसी के मशीन के थ्रू भी करते हैं। तो ऑटोमेशन वाला चैप्टर अपन अलग से पढ़ेंगे, उसकी सीबीसी की काउंटिंग अलग होती है। ये जो है वो मैनुअल मेथड है। पहले चला करती थी, आजकल बहुत कम हो गया है हीमोसाइटोमेट्री का यूज। लेकिन एग्जाम के लिए आज भी मैनुअल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक टेक्नीशियन को मैनुअल मेथड का पहले नॉलेज होना चाहिए। ऑटोमेशन तो अब हो ही चुका है, अपडेट हो चुके हैं अपन बहुत ज्यादा। और लगभग 95 से 99% जो लैब हैं उनमें अब मैनुअल मेथड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैनुअल मेथड से अब कहीं पे भी हीमोसाइटोमेट्री नहीं होती। लेकिन फिर भी जो छोटे लेवल की लैब है और लैब टेक्नीशियन के लिए तो खास तौर पर जब कभी स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें मालूम होना चाहिए कि मैनुअल मेथड से अगर हम करेंगे, कभी कभी हमारी सेल काउंटर में भी कोई हो सकता है मिस्टेक है और अपन को चेक करना है, तो वो भी हम हीमोसाइटोमेट्री के थ्रू पता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना। तो ब्लड का काउंट करना अपना ब्लड सेल्स का काउंट करना हमारा हीमोसाइटोमेट्री कहलाता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा है, बेसिक सा टॉपिक है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हीमोसाइटोमेट्री में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो जो रिक्वायरमेंट हमारी होती हैं उनके बारे में अपन अच्छे से समझेंगे, है ना। जो चीजें लगेंगी हमको, है ना, जैसे अपने न्यूअर काउंटिंग चेम्बर हो गया, पिपेट हो गया है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो गया है, उनको समझेंगे। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के बाद में हम किस तरह से हीमोसाइटोमेट्री करेंगे, वो प्रोसेस से कहां से पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो शुरुआत अपन इसकी रिक्वायरमेंट से ही करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजों को हमको जरूरत पड़ती है, उनको समझते हुए चलते हैं, है ना। रिक्वायरमेंट में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पहली, इंप्रूव न्यूअर काउंटिंग चेम्बर। न्यूअर काउंटिंग चेम्बर, देखो चेम्बर जो है, काउंटिंग चेम्बर और भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। जैसे सीमेंट डायल्यूटिंग फ्लूइड में सीमेंट को काउंटिंग करने के लिए, स्पर्म को काउंटिंग करने के लिए अलग काउंटिंग चेम्बर होता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए जो अभी लेटेस्ट चेम्बर हम यूज कर रहे हैं वो है न्यूअर काउंटिंग चेम्बर, इंप्रूव न्यूअर काउंटिंग चेम्बर। और ये जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है ना। इस तरह से एक बड़ी सी स्लाइड होती है और मोटी सी स्लाइड टाइप की होती है कांच की, है ना। तो इसको 2 जगह पर काउंटिंग कर सकते हैं अपन। 2 पार्ट होते हैं इसके काउंटिंग के, पहला ये होता है, दूसरा ये वाला होता है, ठीक है। तो इसे हम न्यूअर काउंटिंग चेम्बर कहते हैं। और जब अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से हमको इमेज दिखती है इसकी, है ना। तो ये जो इमेज है इसका क्या मतलब है, कहां पर हमको काउंटिंग करना रहती है, वो हमें नॉलेज होना चाहिए। इंप्रूव काउंटिंग चेम्बर से जो जो पॉइंट है वो अपन कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये जो न्यूअर काउंटिंग चेम्बर है, इसे जब अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें 9 स्क्वायर दिखेंगे लार्ज वाले। ये जो इमेज है इसी को जरा ध्यान से देखते हुए चलना। इस इमेज को ही अगर आप समझ गए तो न्यूअर काउंटिंग चेम्बर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे ना। ये तो अपन को सिर्फ ऐसे देखने के लिए
इमेज है ना, मेन जो इमेज है वो अपनी न्यूअर काउंटिंग चेम्बर की ये है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूअर काउंटिंग चेम्बर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 स्क्वायर आपको दिखेंगे, है ना। एक स्क्वायर हमारा ये हो गया, इसी तरह से दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया, सातवां ये है, आठवां ये है और नौवां ये है ना। टोटल जो होते हैं वो 9 स्क्वायर होते हैं इसमें। और ये जो 9 स्क्वायर है इसको हम लार्ज स्क्वायर बोलते हैं। लार्ज क्यों बोला, क्योंकि इसके बीच में भी फिर कुछ आपको लाइन दिख रही है और लाइन की वजह से फिर छोटे छोटे स्क्वायर और भी बन रहे हैं, है ना। तो वो फिर हमारे स्मॉल स्क्वायर कहलाते हैं। तो सबसे पहले बड़े जो हो गए वो कितने हो गए, 9 लार्ज स्क्वायर हो गए, ठीक है। और जो बड़े बड़े स्क्वायर हैं, लार्ज स्क्वायर, उनके प्रत्येक स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 mm स्क्वायर होता है। 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या है, उनकी लंबाई भी 1 mm है और चौड़ाई भी 1 mm है। अपन किसी भी प्लॉट की साइज अगर अपन देखते हैं तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना 15/20, है ना। 15/20 का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई भी इसकी 1 mm की होती है, चौड़ाई भी इसकी 1 mm की होती है। तो अगर अपन क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्षेत्रफल इसका जो होगा वो 1 mm स्क्वायर का होता है। टोटल एरिया जो होगा वो 9 mm स्क्वायर का होगा। अगर अपन सारे जो स्क्वायर हैं उनको अगर आप क्षेत्रफल को जोड़ दोगे, भाई एक जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है और टोटल 9 स्क्वायर हैं, तो टोटल जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा टोटल एरिया 9 mm स्क्वायर का हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होती है, ये जो स्क्वायर होते हैं इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, कहां पर काउंटिंग करना है ना। तो थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत आराम से हो जाएंगे। ऋतु ने लिखा क्या क्या पढ़ा दिया। ऋतु आप देखोगे ऐप में तो सारे आपको दिख जाएंगी क्लास, कौन कौन सी क्लास हो चुकी है, ठीक है। कॉर्नर के जो स्क्वायर होते हैं वो फिर 16 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर, इस इमेज को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इस इमेज को आप देखोगे तो इसमें स्क्वायर के बीच में फिर लाइन बनी है, तो ये लाइन की वजह से ये जो बड़ा स्क्वायर है ये फिर छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड हो गया है। तो इसमें कॉर्नर वाले जो है उनमें टोटल 16 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं और बीच वाला जो होता है उसमें फिर आपको और ज्यादा स्क्वायर दिखेंगे, बीच वाले में आपको ज्यादा दिखेंगे। आप देखो यहाँ पर जो जितने आपको कॉर्नर के दिख रहे हैं, कॉर्नर में आपको कम दिख रहे हैं, है ना। कम कितने हैं, 16 और बीच वाला जो सेंट्रल वाला जो स्क्वायर है इसमें फिर और ज्यादा होते हैं छोटे छोटे, 25 छोटे छोटे स्क्वायर इसमें बीच वाले में होते हैं। और इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.1 mm की होती है। डेप्थ मतलब जब अपन इसको माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, इसके ऊपर जब कवर स्लिप रखते हैं तो कवर स्लिप और इस स्लाइड के बीच में एक थोड़ा सा गैप हो जाता है, वो जो गैप है उसको हम इसकी डेप्थ बोलते हैं। क्यों जरूरी है वो गैप, क्योंकि हम उसमें जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाएंगे, जो डाइल्यूशन बनाएंगे ब्लड का, उस ब्लड का डाइल्यूशन हम उस जो जगह बच रही है, जो स्पेस बच रहा है उसमें हम उसको फिल करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखते हैं तो कवर स्लिप रखने के बाद इन कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में छोटा सा स्पेस होगा और उसी स्पेस में हमको डाइल्यूशन को फिल करना पड़ता है, ठीक है। और तब जाकर फिर हम माइक्रोस्कोपी कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर अपन देखें न्यूअर काउंटिंग चेम्बर में तो टोटल 9 स्क्वायर होते हैं बड़े बड़े, और छोटे की बात करेंगे तो कॉर्नर में तो 16 होते हैं, सेंट्रल में 25 होते हैं और इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.1 mm की होती है ना। ये अपन जो बात करें वो न्यूअर काउंटिंग चेम्बर की कर रहे हैं। इसी तरह के और भी काउंटिंग चेम्बर होते हैं, वो अपन आगे चल के क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपन और डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दूसरी और किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपन को न्यूअर काउंटिंग चेम्बर के बाद में, दूसरी चीज हमको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी थोमा पिपेट। थोमा, अब ये नाम आपको लगेगा कि थोमा इसका नाम क्यों रखा गया है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके नाम उनके सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पे रखे। जिस साइंटिस्ट ने बनाया, जिसने इन्वेंट किया, उसने अपने नाम पे रख दिया। तो कोई साइंटिस्ट होगा थोमा, उसने अपने नाम पे थोमा पिपेट रख दिया, है ना। तो थोमा पिपेट में ज्यादा कुछ होता नहीं, कुछ इस तरह से पिपेट होते हैं ग्लास के और बीच में एक बल्ब टाइप की संरचना होती है, इसे हम थोमा पिपेट कहते हैं। अब ये थोमा पिपेट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, पहला आरबीसी पिपेट और दूसरा है डब्ल्यूबीसी पिपेट, ठीक है।
जब अपन ब्लड सेल्स काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो ब्लड सेल्स में अपनी ब्लड सेल्स कौन कौन सी हो गई, 3 टाइप की, डब्ल्यूबीसी हो गई, आरबीसी हो गई और प्लेटलेट। 3 टाइप की हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, लेकिन प्लेटलेट को आरबीसी पिपेट में ही डाइल्यूशन बनाया जाता है, तो उसके लिए फिर अलग से पिपेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो पिपेट सिर्फ 2 ही होंगे, एक आरबीसी पिपेट और दूसरा डब्ल्यूबीसी पिपेट। दोनों में क्या डिफरेंट होता है भाई, अपन देखते हैं जरा। आरबीसी वाला जो पिपेट होता है इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, ये लार्जर होता है, और इसके अंदर एक रेड बीड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर एक रेड बीड मतलब एक छोटा सा दाना इसके अंदर होगा, इसे हम रेड बीड बोलेंगे, है ना। रेड लाल कलर का होता है, और पहचानने के लिए जो होता है वो पहचानने के लिए होता है कि अपना आरबीसी पिपेट थर्मोपिपेट में अपन अगर अपने सामने कोई रख दे तो अपन को पहचान में जाए कि वो आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी, है ना। तो दोनों में जो बेसिक अंतर होता है वो होता है पहचानने के लिए कि आरबीसी पिपेट में अंदर जो दाना होगा, अंदर जो बीड होगा वो रेड कलर का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में जो बीड होता है वो व्हाइट बीड होता है। तो अगर व्हाइट बीड है तो मतलब डब्ल्यूबीसी पिपेट है, अगर रेड बीड है मतलब आरबीसी पिपेट है, ठीक है। आरबीसी पिपेट में 3 मार्किंग होती है, पहली होती है 0.5, दूसरी 1.0 और तीसरी होती है 101। ये 3 मार्किंग होती है। ये जो आप पिपेट देख रहे हो, इस पिपेट को अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो पहली मार्किंग यहाँ पर होगी 0.5 की, दूसरी वाली जो मार्किंग होती है वो यहाँ पर होती है 1.0 की, और तीसरी वाली जो मार्किंग होती है वो होती है 101 की। ये 3 मार्किंग होती हैं। इनका मार्किंग का क्या मतलब है वो अपन आगे चल के प्रोसेस में पढ़ेंगे। पहले अपन इसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं कि अपन को जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसे अपन करते हैं, ठीक है। तो 3 मार्किंग हो गई भाई, 0.5, 1.0 और 101। लेकिन डब्ल्यूबीसी में पिपेट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी पिपेट में भी 3 मार्किंग होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है डब्ल्यूबीसी में और आरबीसी में। क्या डिफरेंट होता है, डब्ल्यूबीसी वाला जो पिपेट होता है, ऊपर की आप जो 2 देख रहे हो वो आरबीसी वाले पिपेट हैं, नीचे वाले जो 2 देख रहे हो वो डब्ल्यूबीसी हैं, है ना। तो डब्ल्यूबीसी वाले पिपेट में भी 3 मार्किंग है, लेकिन पहली है 0.5, दूसरी है 1.0, दोनों सेम है आरबीसी की तरह। तीसरे वाले में डिफरेंट है, तीसरा वाला जो मार्किंग होती है वो होती है 11.0, ठीक है। आरबीसी वाले में तीसरी वाली मार्किंग 101 की होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी में जो मार्किंग होती है वो 11.0 की मार्किंग होती है, ठीक है। अब ये मार्किंग का क्या मतलब है, 1.101 और 11.0, वो अभी थोड़ी देर में अपन समझेंगे, ठीक है। पहले अपन ने पिपेट के बारे में समझा। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें जब हम ब्लड सेल्स की काउंटिंग करेंगे, तो तीसरी जो चीज की हमको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी डायल्यूटिंग फ्लूइड। डायल्यूटिंग फ्लूइड, जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड को हम डायरेक्ट काउंटिंग चेम्बर में फिल नहीं कर सकते। अगर अपन डायरेक्ट करेंगे तो सेल्स इतनी ज्यादा होती हैं कि काउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हमको उनको डाइल्यूट करना पड़ता है। पहले अपन उनको डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद में हम न्यूअर काउंटिंग चेम्बर के थ्रू उनकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड में फिर हमारे कौन कौन से हैं भाई, अपन देखते हुए चलते हैं। हर एक टाइप की जो सेल्स हैं उनके लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है वो अलग अलग हैं। आरबीसी के लिए जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं वो देखें कौन कौन से हैं। हेम्स फ्लूइड है, गोअर्स फ्लूइड है और डेसी फ्लूइड है। ये 3 जो फ्लूइड होते हैं वो आरबीसी काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के लिए जो है वो है टर्क फ्लूइड है और टॉयसन फ्लूइड है। ये 2 जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी के लिए यूज किए जाते हैं। आरबीसी के लिए हेम्स फ्लूइड, गोअर्स फ्लूइड और डेसी फ्लूइड, और डब्ल्यूबीसी के लिए टर्क फ्लूइड और टॉयसन फ्लूइड, ठीक है। प्लेटलेट के लिए जो हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं वो है हमारा रीस एंड एकल फ्लूइड, और दूसरा है 1% अमोनियम ऑक्सलेट। ये 2 जो फ्लूइड हैं वो हम प्लेटलेट के लिए यूज करते हैं। इओसिनोफिल अगर अपन को काउंट करना है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट भी कर सकते हैं अपन, तो उनके लिए जो फ्लूइड यूज करते हैं वो है डुंगर फ्लूइड और दूसरा है हिंगलमैन। ज्यादातर आप देखें एग्जाम में, तो एग्जाम में प्लेटलेट और इओसिनोफिल से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन कम बनते हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि भाई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाले जो हैं वो एकदम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन प्लेटलेट और इओसिनोफिल वाले बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। इनका सिर्फ इसी में ही यूज हो सकता है। जैसे प्लेटलेट वाले जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैं रीस और एकल और 1% अमोनियम ऑक्सलेट,
उनका यूज सिर्फ प्लेटलेट के लिए होगा। यूसनोफिल जो है वाले जो फ्लूइड हैं, डुंगर फ्लूइड और हिंगलमैन, उनका सिर्फ यूसनोफिल के लिए यूज होता है। तो एग्जाम में इन दो फ्लूइड से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको नॉलेज सबका ही होना चाहिए। आरबीसी में हेम्स फ्लूइड, गॉर्स फ्लूइड और डेसी फ्लूइड, डब्ल्यूबीसी के लिए टर्क फ्लूइड और टॉयसन फ्लूइड, ये हमारे डायल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ऐप में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर डायल्यूटिंग फ्लूइड को आप थोड़ा और डिटेल में अगर डालते तो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं एक बार पहले प्रीवियस पेपर को चेक कर लेता हूँ कि डायल्यूटिंग फ्लूइड में क्या वाकई में आपको जरूरत है ना। हालांकि मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है डायल्यूटिंग फ्लूइड में आपको और ज्यादा डीप जाने की, लेकिन फिर भी मैं एक बार और देखकर अगर लगेगा इसमें कुछ इंक्लूड करने का, इनकी पूरी कंपोजिशन भी होना चाहिए आपको पता, तो अपन कंपोजिशन को भी इसमें ऐड करके नोट्स में अलग से फिर बाद में अपलोड कर दूंगा, तो वो आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमारे बेसिक अगर आप रिक्वायरमेंट की देखें अपन है ना, बाकी फिर जरूरत तो और भी चीजों की पड़ती है, अपना माइक्रोस्कोप भी जरूरी है, टिश्यू पेपर भी अपन को लगता है। तो ये सब चीजें फिर अपनी अदर चीजें हैं, लेकिन अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो तीन चीजें हैं। पहली चीज न्यूअर काउंटिंग चेम्बर, दूसरा थर्मोपिपेट और तीसरा हमारा डायल्यूटिंग फ्लूइड। इन तीन चीजों के माध्यम से अपन ब्लड सेल्स की काउंटिंग करते हैं। अब अपन काउंटिंग करेंगे कैसे उसको समझते हुए चलते हैं, और बेसिक सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो हैं वो इसी में ही है कि अपन काउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए आरबीसी की काउंटिंग करना, डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करना और प्लेटलेट की काउंटिंग करना, तीनों जो काउंटिंग है वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं और अलग अलग जगह पर होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा उनमें डिफरेंट है, वो आपको नॉलेज होना भी चाहिए। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये जो आप टेबल देख रहे हो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करेंगे लोकेशन की, कि लोकेशन कहां पर हम काउंटिंग करेंगे। एक बार हमने देखो काउंटिंग करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम उसका एक डायल्यूशन बना देते हैं, जो अपन डायल्यूटिंग फ्लूइड है ना, और डायल्यूशन बना के हम उसको जब फिल करते हैं, फिल करने के बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में जो हमको न्यूअर काउंटिंग चेम्बर के जो स्क्वायर दिख रहे हैं है ना, तो उसमें आरबीसी जब अपन स्क्वायर काउंटिंग करते हैं तो हम सिर्फ बीच वाला स्क्वायर लेते हैं, और बीच वाले में भी हम सिर्फ 5 सेंट्रल स्मॉल स्क्वायर रहते हैं, 5 छोटे छोटे स्क्वायर ही अपन लेंगे। एक बार इसके इमेज के थ्रू अपन देखते हुए चलें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा है ना। पहले तीनों को देख लो आप टेबल में, फिर अपन इमेज के थ्रू समझेंगे। आरबीसी के लिए सिर्फ स्मॉल सेंट्रल वाले स्मॉल स्क्वायर लगते हैं, वो भी सिर्फ 5, सबसे कम जरूरत पड़ती है इसकी, सबसे कम एरिया लगता है इसका। डब्ल्यूबीसी में कॉर्नर के स्क्वायर लगते हैं, और टोटल जो चारों कॉर्नर के स्क्वायर हैं बड़े वाले लार्ज स्क्वायर अपन डब्ल्यूबीसी के लिए यूज करते हैं। प्लेटलेट के लिए हम सेंट्रल में ही यूज करते हैं, लेकिन पूरा एक जो स्क्वायर है बीच वाला वो पूरा यूज कर लेते हैं। एक बार इमेज के थ्रू अपन इसको समझते हुए चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारे काउंटिंग चेम्बर की इमेज है। तो इसमें अगर हम आरबीसी की काउंट करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 5 जगह पर आर लिखे हुए दिख रहे हैं है ना। पहला वाला स्क्वायर ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा वाला ये है और 5 वाला ये है। सेंटर में हमने काउंटिंग की, लेकिन सेंटर में भी हमने 4 कॉर्नर के ले लिए और एक बीच वाला ले लिया, तो 5 सबसे छोटे छोटे स्क्वायर अपन यूज करते हैं आरबीसी के लिए, जहां पर आपको आर लिखा हुआ दिख रहा है रेड कलर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग करते हैं तो डब्ल्यूबीसी आपको डब्ल्यू जहां जहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, कहां कहां पर दिख रहा है, हमारे कॉर्नर के जो बड़े स्क्वायर हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला होगा। अब इसमें अपन को बीच वाले जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं उनको फिर नेग्लेक्ट करना है, उसमें अपन को ध्यान नहीं देना, अपन को पूरा स्क्वायर जो है उसमें ही काउंटिंग करना है। तो ये टोटल जो चारों कॉर्नर के स्क्वायर हैं इनमें अपन डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की बात करेंगे तो प्लेटलेट में अपन बीच वाला जो स्क्वायर है वो पूरा का पूरा ले लेते हैं, पूरे स्क्वायर में फिर अपन जो छोटे स्क्वायर हैं उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ बीच वाला एक एरिया है सेंट्रल एरिया, उसमें अपन प्लेटलेट की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करते टाइम अपन को 2-3 चीजें ध्यान में रखना होता है कि अगर लाइन पे कोई सेल्स है तो अपन एक लाइन की तो काउंट करते हैं, दूसरी लाइन की छोड़ देते हैं। मान लो जैसे आप काउंटिंग कर रहे हो यहाँ पर है ना, तो कुछ सेल्स लाइन के ऊपर भी होंगे, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो काउंटिंग करते टाइम अपन अगर राइट की काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले छोड़ देंगे,
ऊपर वाले को अगर काउंट कर रहे हैं तो नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो एक साइड का अपन काउंट करते हैं, दूसरे साइड का अपन छोड़ देते हैं। हालांकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली इसी टाइप से बनते हैं कि अपन काउंटिंग कहां पर करते हैं, ठीक है। और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन देखते हुए चलते हैं भाई। लोकेशन के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब बनाते हैं तो हम तीनों के लिए जो डाइल्यूशन बनेगा वो अलग अलग होगा, तीनों के लिए नहीं। वैसे आरबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी और प्लेटलेट के लिए जो डाइल्यूशन बनता है वो सेम बनता है। क्यों बनेगा सेम? क्योंकि आरबीसी और प्लेटलेट के लिए पिपेट अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए जो पिपेट है वो एक ही है, तो उनमें जो डाइल्यूशन बनेगा दोनों में वो बिल्कुल सेम ही बनेगा। आरबीसी में जो बनेगा वही डाइल्यूशन प्लेटलेट में बनेगा। आरबीसी में जो डाइल्यूशन बनता है वो कितना होता है, 1:200 का। 1:200 का मतलब क्या है कि एक पार्ट इसमें ब्लड का है और 200 पार्ट जो है वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड का है, ठीक है, ठीक है। और सेम जो डाइल्यूशन है वो हमारा प्लेटलेट में भी बनता है। अब देखो यहाँ पर अब आ जाता है अपना जो समझने वाली चीज, जब अपन थोमा पिपेट, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे थोमा पिपेट का बना देता हूं, मान लो ये थोमा पिपेट है हमारा, है ना। तो जब अपन आरबीसी पिपेट में देख रहे थे तो सबसे पहली मार्किंग 0.5 की थी और सबसे लास्ट वाली जो मार्किंग थी वो 101 की थी, है ना। तो यहाँ पर अपन जो पहला वाला जो मार्किंग है 0.5, वहां तक तो अपन ब्लड लेते हैं और वहां तक ब्लड लेने के बाद में फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड को भरते हैं तो वो उसको अपन 101 तक भर देते हैं, ठीक है। तो जब दोनों को जब अपन भरते हैं तो 101 और 0.5 दोनों में जब डाइल्यूशन बनेगा तो 101 का जस्ट डबल हो जाएगा। डबल मतलब क्योंकि यहाँ पर 0.5 है, 1 ml, सॉरी एक नहीं, 1 माइक्रोलीटर, 1 माइक्रोलीटर भी अपन ब्लड नहीं ले रहे हैं, तो आधा माइक्रोलीटर ले रहे हैं, तो आधे से अपन कंपैरिजन करेंगे तो वो 200 के आसपास हो जाएगा। तो जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:200 का डाइल्यूशन बनेगा। इसी तरह से अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में यहाँ पर मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है भाई, यहाँ पर जो मार्किंग होती है वो होती है 11 की, 11 की मार्किंग होती है। तो इसमें भी अपन सेम चीज करेंगे, 0.5 तक ब्लड लेंगे और 0.5 तक ब्लड लेने के बाद फिर हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 11 तक भरेंगे, ठीक है। तो इसमें यहां तक तो ब्लड है, यहां तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, फिर दोनों को अपन मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से फिर उनका जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:20 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 है तो 11 का अपन डबल करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ तो एक ज्यादा है, तो एक जो ज्यादा है वो उसको अपन ये 1 माइक्रोलीटर वाले जितना है उसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाता डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ। मिक्स कौन सा हो पाएगा? जो बल्ब के अंदर है, बल्ब के अंदर वाला जो ब्लड होता है वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है। तो अपन जब एक बार डाइल्यूशन बनाते हैं, जब उसको मिक्स करते हैं तो अपन को यहाँ का जो 1 माइक्रोलीटर है उसको अपन को डिस्कार्ड करना होता है। तो अपन इसका मान के चलते हैं कि डाइल्यूटिंग फ्लूइड डाइल्यूशन जो बना है वो आरबीसी में बना है 1:200 का और डब्ल्यूबीसी में बना है 1:20 का, ठीक है। दूसरा एक और डाउट आता है कि यहाँ पर अगर मार्किंग 0.5 है तो दूसरी मार्किंग यहाँ पर 1.0 की क्यों है? अपन तो यहाँ तक ब्लड ले रहे हैं, 1.0 तक की मार्किंग क्यों है? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर मान लो सेल्स कम है, जैसे किसी को अगर एनीमिया है, सिवियर एनीमिया है, किसी को आरबीसी की बहुत कम है, तो उस टाइम पे फिर हम ब्लड की मात्रा डबल कर देते हैं। तो उस टाइम पर हम 0.5 तक ब्लड को ना लेकर 1.0 तक लेंगे, तब उस टाइम पर जो डाइल्यूशन बनेगा वो फिर अलग बनेगा, है ना। आरबीसी की अपन बात करें तो आरबीसी में उस टाइम पर जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:100 का बनेगा। डब्ल्यूबीसी में अगर अपन 1.0 तक ब्लड ले रहे हैं तो इस टाइम पर जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:10 का बनेगा, है ना। तो जो भी अपनी सेल काउंट होंगी फिर उसमें अपन जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन डबल है तो अपन मल्टीप्लाई जब सेल्स की करेंगे तो वो डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 मार्किंग का जो यूज है वो कुछ इसी तरह से है। आरबीसी में जो डाइल्यूशन बनता है वो 1:200 का बनता है, आरबीसी में भी यही बनता है और प्लेटलेट में भी सेम यही बनता है। डब्ल्यूबीसी में जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:20 का डाइल्यूशन बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एरिया की बात करेंगे कि एरिया किसमें कितना यूज हो रहा है। तो आरबीसी में जो एरिया यूज होता है वो 0.2 mm² का एरिया होता है। 0.2 mm² का एरिया, आप ये कैसे निकला भाई? तो आप देखोगे 0.2, आप देखोगे जब ये
काउंटिंग एरिया है ना, तो इसमें आरबीसी का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है काउंटिंग करने के लिए? सिर्फ सेंट्रल वाला जो स्क्वायर है जिसमें 25 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, 25, इसमें से सिर्फ 25 में से सिर्फ 5 ही यूज हो पा रहे हैं, बाकी की बाकी अपन छोड़ रहे हैं। अब देखो पूरा जो स्क्वायर है वो 1 mm का है, 1 mm स्क्वायर का है, लेकिन 1 mm स्क्वायर पूरा अपन ने यूज किया नहीं है, सिर्फ उसका अपन ने 20% यूज किया। 20% कैसे हुआ? 5 का अपन करेंगे तो 25, जैसे अपना अपन परसेंटेज निकालते हैं तो 20 पंजे 100, इस तरह से करते हैं। इसी तरह से 5 का 25 है ना, 5 गुणा 5 × 5 = 25। तो अपन सिर्फ 5 छोटे छोटे स्क्वायर ले रहे हैं, इसलिए जो एरिया निकल के आया है वो पूरा 1 mm स्क्वायर निकल के नहीं आया, बल्कि 1 mm स्क्वायर में भी डिवाइड हो गया है। ये उसका सिर्फ 20% है, तो 20% कितना निकल के जाएगा? सिर्फ 0.2 mm स्क्वायर। ठीक है, तो आरबीसी में जो एरिया निकल के आया वो सिर्फ 0.2 mm स्क्वायर निकल के आया। अगर अपन प्लेटलेट की बात करते तो प्लेटलेट के लिए अपन पूरा का पूरा स्क्वायर ले लेते हैं, पूरा का पूरा स्क्वायर ले लिया तो उसका जो एरिया निकल के आएगा वो पूरा 1 mm का स्क्वायर का एरिया निकल के जाएगा। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के लिए फिर हमारे 4 स्क्वायर यूज हो रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चारों के चारों यूज हो रहे हैं। तो इसमें जो एरिया यूज होगा वो 4 mm स्क्वायर का एरिया यूज होगा, 4 mm स्क्वायर एरिया हमारा डब्ल्यूबीसी का होगा। तो तीनों में जो एरिया यूज हो रहा है, आरबीसी के लिए 0.2 mm स्क्वायर आरबीसी के लिए यूज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी के लिए 4 mm स्क्वायर का यूज हो रहा है, जबकि प्लेटलेट के लिए पूरा 1 mm स्क्वायर का हो रहा है। एक आर साहू ने मैसेज किया कि सर प्लेटलेट जो होता है उसमें अपन डाइल्यूशन 1:20 का बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते भाई आर साहू। आरबीसी के लिए भी जो डाइल्यूशन बनता है वो 1:200 का ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कवर अपन 5 जगह रखेंगे, क्या प्रतिमा ने लिखा है, सिर्फ 5 जगह कवर नहीं करते प्रतिमा, अपन जब कवर स्लिप उसके ऊपर रखते तो कवर स्लिप से तो वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, है ना, सिर्फ एक जगह पे थोड़ी कवर होगा, कवर स्लिप अपन रखेंगे तो पूरी एरिया ही कवर हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन और एरिया के बाद में तीसरा अपना होता है फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या चीज होती है भाई? जब अपन काउंटिंग कर लेते हैं तो काउंटिंग करने के बाद हमारा डाइल्यूशन में हमने किया था तो डाइल्यूशन के उससे अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक नंबर निकल के जाता है। हालांकि ये जो फैक्टर है इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला में आप मत पढ़ो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, आप देख भी सकते हो बुक वगैरह में, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप फैक्टर की नंबरिंग ही याद कर लो, इतना आपके लिए अच्छा है। कैलकुलेशन करने में क्यों अपन टाइम वेस्ट करें, सिंपल सा होता है भाई। आरबीसी का जो फैक्टर होता है वो 10,000 का होता है। 10,000 का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी आरबीसी काउंट हुई हैं, जो एरिया हमारे 5 एरिया थे, मान लो 5 एरिया में अगर अपने, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो सिर्फ हमारे 10 सेल्स हमको मिली, तो 10 सेल्स में फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का, है ना। 10 में अपन 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबरिंग होगी वो हमारी आरबीसी की काउंट निकल आएगी, है ना। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो ये जो फैक्टर है इसका मतलब ये है कि जितनी भी सेल्स काउंट हुई उसमें अपन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेट निकाल, बहुत बढ़िया आंसर है ना। तो कैलकुलेशन जो है वो फिर फॉर्मूला के थ्रू निकलते हैं, वो फॉर्मूला में आप ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट फैक्टर याद रख लो। प्लेटलेट के लिए जो फैक्टर यूज होता है वो सिर्फ 2000 का होता है, और डब्ल्यूबीसी में जो फैक्टर यूज होता है वो 50 का अपन डाइल्यूशन फैक्टर यूज करते हैं, है ना। आरबीसी के लिए 10,000, डब्ल्यूबीसी के लिए सिर्फ 50 और प्लेटलेट के लिए हम 2,000 का डाइल्यूशन फैक्टर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गए हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बात। अब देखो पूरी ये जो चीजें हैं वो सब प्रैक्टिकली चीजें हैं, आप लोगों ने अगर मैनुअल मेथड से प्रैक्टिकल इसके नहीं किए हैं तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। जिन लोगों ने अगर कॉलेज लेवल पे भी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, इसके ऊपर 2-4 बार करके देखी है काउंटिंग, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी होता है। और अपनी पैथोलॉजी में, अपनी लेबोरेटरी फील्ड में जितने भी टॉपिक हैं, ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको बहुत इजी लगते हैं टॉपिक, और प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो टॉपिक में थोड़ा सा अपन को दिक्कत आती है।
तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किए उनको मैं हमेशा गाइडेंस देता हूं कि आप यूट्यूब से उनके वीडियो देख लिया किया करो, कि यूट्यूब में जब अपन देखेंगे तो उनकी अपन प्रोसेस समझ जाएंगे, क्योंकि क्लास में पॉसिबल नहीं होता अपन प्रैक्टिकल चीजों को बताएं या प्रैक्टिकल करके बताएं। ठीक है, कॉलेज लेवल के अगर कोर्स चलेंगे तो वो उसमें पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट पे जब अपन फोकस करते हैं तो अपन को मेन जो पॉइंट है उन पे अपन को ज्यादा फोकस करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों सेल्स के बाद में अपना चौथी चीज होती है इओसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई डब्ल्यूबीसी में हमारे 5 तरह की सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, सॉरी, है ना। तो ये 5 तरह की सेल्स के लिए हम एब्सोल्यूट काउंट कर सकते हैं, लेकिन 5 तरह की सेल्स में जरूरत पड़ती नहीं है। मोस्टली डॉक्टर को जब जरूरत पड़ती है तो या तो न्यूट्रोफिल्स की जरूरत पड़ती है या इओसिनोफिल की जरूरत पड़ती है। दोनों की जरूरत का क्यों है पड़ती है? न्यूट्रोफिल्स का भी रोल बहुत कम है, क्योंकि न्यूट्रोफिल जब अपन सीबीसी काउंट करते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू आ जाती है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इओसिनोफिल बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो परसेंटेज होता है वो 4 से लेकर 6% ही होता है। तो इओसिनोफिल एलर्जी की कंडीशन में काफी हद तक बढ़ जाते हैं, कई जगह पे इओसिनोफिल का बड़ा रोल है। जैसे टीबी वाले जो पेशेंट है उनमें इओसिनोफिल काउंट बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल की काउंटिंग अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा भी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल की भी काउंटिंग हो सकती है, लेकिन अपन को इओसिनोफिल पढ़ना रहता है और मोस्टली यही हमारे लिए कॉमन काउंटिंग होती है 5 सेल्स में। इओसिनोफिल की काउंटिंग अगर अपन करेंगे तो इसके लिए काउंटिंग चेम्बर एक अलग से यूज होता है, इसका नाम होता है फुचिस रोसेंथल काउंटिंग चेम्बर। फुचिस रोसेंथल काउंटिंग चेम्बर का यूज हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंटिंग के लिए करते हैं। और ये जो चेम्बर है वो स्पर्म काउंटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इस काउंटिंग चेम्बर और न्यूअर काउंटिंग चेम्बर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां पर जब अपन न्यूअर काउंटिंग चेम्बर की बात कर रहे थे तो वहां पर 9 mm स्क्वायर का एरिया था, टोटल 9 स्क्वायर थे हमारे बड़े वाले। लेकिन फुचेस रोसेंथल काउंटिंग चेम्बर में जो स्क्वायर होते हैं वो टोटल 16 होते हैं। एक लाइन में 4 होंगे, आप इसको गिनोगे 1 2 3 4, इसी तरह से दूसरी लाइन में भी 4 हैं, तो 4 × 4 = 16। टोटल जो होते हैं वो 16 स्क्वायर इसमें होते हैं, है ना। और एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करने के लिए हम डाइल्यूशन कौन सा यूज करते हैं वो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, डुंगरफुल एंगलमैन, है ना। जब उसमें अपन डाइल्यूशन बनाते हैं और थर्मोपिपेट में हम यूज करते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट। डब्ल्यूबीसी पिपेट में जो डाइल्यूशन बनेगा वो 1:20 का बनेगा। 1:20 का डाइल्यूशन बनाकर हम फुचेस रोसेंथल काउंटिंग चेम्बर को फिल करते हैं। ठीक है, आइडियल चेम्बर माना जाता है। ये आइडियल इसलिए बोला है क्योंकि मान लो अगर अपने पास ये नहीं है तो अपन न्यूअर काउंटिंग चेम्बर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जो कैलकुलेशन फॉर्मूला होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो स्क्वायर हैं वो अलग हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल अपना ये होता है, तो इसी को ही अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें टोटल 16 स्क्वायर हैं, तो टोटल एरिया जो निकलेगा वो 16 mm स्क्वायर का एरिया निकल के आता है। और इसकी जो डेप्थ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। न्यूअर काउंटिंग चेम्बर की जो डेप्थ थी वो 0.1 mm की थी, इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.2 mm की होती है। ठीक है, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट के लिए। आगे अपन काउंटिंग की बात करें तो मेनली हीमोसाइटोमेट्री में हमारी यही काउंटिंग होती है। एक और काउंट है हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो अपन किसी काउंटिंग चेम्बर से नहीं करते, बल्कि उसके लिए अपन को स्टेनिंग करना होती है। अपन यहाँ पर इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि काउंटिंग शब्द जो होता है वो अपन को कई बार कंफ्यूज करता है। अपन को रेटिकुलोसाइट काउंट जब कभी शब्द एग्जाम में आए तो अपन को न्यूअर काउंटिंग की चेम्बर की याद आ जाती है, वही यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। लेकिन इसकी काउंटिंग करने के लिए हमको पहले इसकी स्टेनिंग करना होती है। स्टेनिंग भी हम करते हैं तो एक सुप्रावाइटल स्टेनिंग के साथ इसकी स्टेनिंग करते हैं। सुप्रावाइटल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसमें आरबीसी को पहले डिस्ट्रॉय नहीं करते। जब अपन आरबीसी जब अपन स्लाइड बनाते हैं एनीमिया टाइपिंग देखने के लिए या अपने सेल्स को देखने के लिए, सीवीसी को देखने के लिए, तो उसमें अपन क्या करते हैं, पहले ग्लास स्लाइड पर स्लाइड बनाएंगे,
स्मेयर बनाएंगे, स्मेयर बनाकर फिर उसको फिक्स करते हैं, फिर स्टेन करते हैं। तो फिक्स करने से जो जितनी भी सेल्स हैं हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती हैं। लेकिन रेटिक के टाइम पर हम उसको डेड नहीं करते, सुप्रा मतलब वो जो ब्लड है, ब्लड में ही अपन उसकी स्टेनिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो इस तरह के जो स्टेनिंग सॉल्यूशन होते हैं उनको अपन सुप्रा वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। सुप्रा वाइटल स्टेनिंग के थ्रू हम स्टेन करेंगे। तो पहले इसमें स्टेन कर लेते हैं, बाद में हम फिर स्मेयर बनाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। जब अपन जो नॉर्मल सेल्स हैं अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इनके लिए जब स्मेयर बनाएंगे तो पहले अपन स्मेयर बनाते हैं, बाद में स्टेन करते हैं। रेटिक के टाइम पर हम पहले स्टेन करते हैं, बाद में फिर स्मेयर बनाते हैं। तो इसको हम सुप्रावाइटल स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, और कैसे यूज करेंगे भाई इसको, कैसे अपन इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं? तो माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमको एक अलग से आईपीस लगाना होता है। माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा आईपीस आता है, जो माइक्रोस्कोप में जो हमारा लेंस होते हैं ऊपर वाले आंखों वाले आईपीस लेंस, उनमें हम एक मिलर आईपीस डाल देते हैं। मिलर आईपीस जब डालते हैं तो हम माइक्रोस्कोपी करते टाइम हमको कुछ इस तरह से सर्कल दिखता है और बाद में नीचे हमको स्मेयर दिखती है ना। तो काउंटिंग करने के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंटिंग करने के लिए हम मिलर आईपीस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मिलर आईपीस लेंस के अंदर डाल देते हैं और मिलर डिस्क डाल देते हैं, और स्टेन स्मेयर और मिलर डिस्क दोनों का यूज करके हम इसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए अब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से स्क्वायर दिखते हैं। इसमें एक स्क्वायर जो होता है वो बड़ा वाला दिखता है, बड़े वाले स्क्वायर को हम ए बोलते हैं, और उसी में हमको एक छोटा सा स्क्वायर और दिखता है, उसको हम बी स्क्वायर कहते हैं। तो जो स्मॉल स्क्वायर है उसमें तो हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं कि आरबीसी के उसके अंदर कितनी है, आरबीसी को गिन लेते हैं। और लार्ज वाला जो है उसमें अपन रेटिक की काउंटिंग कर लेते हैं। कैमरा मेरा बंद हो गया तो 1 मिनट में 2 मिनट आप रुकें, मैं कैमरा दोबारा से चालू कर रहा हूं। 1 मिनट का वेट करें, मैं कैमरा दोबारा चालू करता हूं, देखता हूं क्या भाई क्लास ऑफ नहीं हुई है, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। जस्ट 2 मिनट का वेट करें, क्या इशू हुआ है मैं देख लेता हूं। अब बताएं, मैं दिख रहा हूं आपको? कैमरा दोबारा चालू हो गया है क्या? यस सर, ओके, शेखर ने लिख दिया है यस सर, ठीक है ओके ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूं भाई, चलो क्लियर है ना। तो इसमें हम स्मॉल स्क्वायर में छोटा वाला जो बी है उसमें अपन आरबीसी काउंटिंग करते हैं, बड़े वाले में हम रेटिक को काउंट करते हैं। और एक बार काउंट करने के बाद हम उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं रेटिक काउंट करने के लिए। जो वैल्यू होती है उसको हम परसेंट में देते हैं। तो रेटिकुलोसाइट परसेंट बराबर जो होता है वो नंबर ऑफ रेटिक काउंट इन होल एरिया। पूरे एरिया में हमको कितने रेटिक मिले हैं, जैसे मान लो हम इसमें रेटिक देखेंगे तो इसमें कितने रेटिक वाली सेल्स हैं, मान लो 20 हो गई, तो 20 को हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में रख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसके बाद में नंबर ऑफ रेटिक और नंबर आरबीसी दोनों जो है वो छोटे वाले एरिया में हमको कितनी दिख रही हैं वो दोनों हम काउंट कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमको जितनी भी मिली है ना, मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो इसमें हमको सिर्फ 20 दिखी, तो इस तरह के फॉर्मूला को करके अपन रेटिक का परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना। हालांकि मैंने ये रखा है वो गलत रखा है, इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं होता रेटिकुलोसाइट का, मुश्किल से 2 या 5 या 10%, ज्यादा से ज्यादा 10% हो सकता है। रेटिकुलोसाइट होती क्या है ये अपन ने पुरानी क्लास में डिस्कस किया है। हमारी जो आरबीसी होती है जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो वो बिल्कुल उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन वो अगर मैच्योर अच्छे से नहीं हो पाई है तो न्यूक्लियस के कुछ रेमनेंट पार्ट रह जाते, कुछ पार्ट रह जाते, फ्रेगमेंट रह जाते हैं। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं वो हमारी रेटिकुलोसाइट कहलाती हैं। आरबीसी से पहले, जस्ट पहले वाली जो इमेच्योर सेल्स है वो हमारी, इसको अपन यंगर आरबीसी, बहुत बढ़िया निधि ने सही बोला, यंगर आरबीसी भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाई है तो वो हमारी रेटिकुलोसाइट कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े रेटिकुलोसाइट के बाद में।
तो ये थी हमारी हीमोसाइटोमेट्री। हीमोसाइटोमेट्री में ही मैंने कुछ और पॉइंट भी इसी में इंक्लूड कर दिए जो उससे मिलते ही जुलते हैं, तो उनको भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है हमारा हेमेटोक्रिट। जब हम सीबीसी की रिपोर्ट देते हैं, पेशेंट का सीबीसी करते हैं, तो सीबीसी में पहली चीज आती है हमारा हीमोग्लोबिन, और हमने स्टार्टिंग उसी से ही की। हीमोग्लोबिन अपन ने टेस्ट लगा के देखा कि किस तरह से हम हीमोग्लोबिन करते हैं। सीबीसी में पहला होता है हमारा हीमोग्लोबिन, उसके बाद में होते हैं हीमोसाइटोमेट्री केस, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, और उसके बाद में जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी हेमेटोक्रिट की वैल्यू, आरबीसी इंडिसेस की वैल्यू, रेड सेल इंडिसेस, है ना, तो वो उनको अपन डिस्कस करेंगे। हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट को अपन पीसीवी भी बोलते हैं। पीसीवी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। हेमेटोक्रिट की दो मेथड हैं। पहली मेथड है विंट्रॉप वाली मेथड, और दूसरी वाली मेथड है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। विंट्रॉप मेथड में जो मेथड है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, विंट्रॉप के नाम पे। ये साइंटिस्ट का पूरा नाम है मैक्सवेल मेयर विंट्रॉप। उन्होंने इस मेथड को बनाया था। पीसीबी की ये मेथड विंट्रॉप साइंटिस्ट के द्वारा बनी गई है। तो उन्होंने एक ग्लास का एक पिपेट, छोटा सा एक लंबा सा पिपेट बनाया, छोटा सा, है ना, उनका उसके नाम रख दिया विंट्रॉप ट्यूब। एक ट्यूब बनाई, उसको विंट्रॉप ट्यूब नाम रख दिया, और उस मेथड के थ्रू ही हम पीसीबी करते हैं। ईएसआर जो हम लगाते हैं वो भी विंट्रॉप ट्यूब के थ्रू ही लगाते हैं, है ना। तो ये किसने बनाया है? मैक्सवेल मेयर विंट्रॉप ने। इसकी जो लेंथ होती है वो 110 mm की होती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी जो लेंथ होती है टोटल वो होती है 110 mm की। इस 110 mm, या फिर अपन इसको सेंटीमीटर में बोले तो 11 सेंटीमीटर लंबा विंट्रॉप ट्यूब होता है। इसमें 100 mm तक की मार्किंग होती है। तो अपन को जो ब्लड फिल करना होता है वो 100 mm तक ही ब्लड को फिल करना होता है। इसका जो बोर डायमीटर होता है वो होता है 2.5 mm का। बोर डायमीटर का मतलब क्या है? अंदर का जो एरिया है ना, कितना मोटा है ये पिपेट, वो हमको बोर डायमीटर बताता है। तो बोर डायमीटर जो होता है वो 2.5 mm का बोर डायमीटर होता है। तो इसमें अपन 100 तक की जो मार्किंग है वहां तक ब्लड फिल करते हैं, और 100 तक की मार्किंग तक ब्लड को फिल करने पर इसमें जब ब्लड आता है तो वो 0.7 ml तक का ब्लड आ जाता है। 1 ml ब्लड भी पूरा नहीं आता, 700 माइक्रोलीटर ब्लड उसमें आ पाता है। तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, 700 माइक्रोलीटर ब्लड हमारा विंट्रॉप ट्यूब के अंदर आता है। पीसीबी निकालने के लिए अब देखो, इसी एक ट्यूब से हम ईएसआर भी लगा सकते हैं, पीसीबी भी लगा सकते हैं। अगर हम ईएसआर लगा रहे हैं तो ईएसआर लगाने के लिए हम सिर्फ ब्लड को 100 जो मार्किंग है वहां तक फिल करते हैं, और उसको 1 घंटे के लिए स्टैंड पर रख देते हैं। 1 घंटे में जितनी आरबीसी नीचे बैठ जाती हैं वो हमारा ईएसआर कहलाता है। पीसीबी निकालने के लिए हमको इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज के लिए भी हमको 3000 आरपीएम पर, 3000 आरपीएम पर हम इसको 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और 30 मिनट के बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितनी सेल्स नीचे बैठ जाती हैं वो हमारा पीसीबी कहलाता है। ठीक है, एक ही ट्यूब से हम ईएसआर भी लगा सकते हैं, पीसीबी भी। पीसीबी के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ईएसआर के लिए हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसी की दूसरी मेथड है हमारी माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। छोटे बच्चे जिनमें ब्लड हमको ज्यादा नहीं मिल पाता, यहाँ पे भाई अपन को 700 माइक्रोलीटर ब्लड की जरूरत पड़ रही है। तो 700 माइक्रोलीटर मतलब कम से कम 1 ml ब्लड तो होना ही चाहिए। अब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें कई बार ब्लड मिल नहीं पाता हमको, इतना 1 ml ब्लड नहीं मिल पाता। तो कम, अगर किसी पेशेंट का कम ब्लड है, बहुत कम हमारे पास क्वांटिटी है, करीब 500 माइक्रोलीटर या उससे भी कम है, तो उसके लिए जब हम पीसीबी करते हैं तो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के थ्रू करते हैं, या फिर हम इसको कैपिलरी मेथड भी कहते हैं। कैपिलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें कैपिलरी का यूज करते हैं। वो जो कैपिलरी होती है उसकी लंबाई होती है सिर्फ 70 mm की, 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, और उसमें मार्किंग कोई भी नहीं होती। अब मार्किंग कोई भी नहीं होगी तो हम कैसे पहचानेंगे? तो मार्किंग को पहचानने के लिए एक अलग से हमारे पास ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे रख के हम पीसीबी को मार्किंग करते हैं। इसका जो बोर डायमीटर होता है वो 1 mm का बोर डायमीटर होता है। मतलब ये विंट्रॉप ट्यूब से फिर और पतली होती है। पतली मतलब कैपिलरी होती है ना। कैपिलरी 7 सेंटीमीटर की एक कैपिलरी है जिसका बोर डायमीटर 1 mm का होता है। अब जब इसमें अपन ब्लड को फिल करते हैं तो ब्लड को फिल करने के बाद इसको भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन कैपिलरी बहुत छोटी है, जल्दी सेंट्रीफ्यूज हो नहीं पाता। तो इसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम
12,000 आरपीएम 12,000 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितनी भी सेल्स नीचे बैठ गई हैं उनको देखने के लिए हम एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है, स्केल मतलब एक ग्राफ टाइप का होता है, उस पर अपन रख के देखते हैं कि आरबीसी कितनी नीचे बैठी है, कितनी हमारी पीसीबी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो है वो उसकी दूसरी मेथड है, और ये खास तौर पर तब यूज होती है जब हमारे पास ब्लड का सैंपल बहुत कम है। पीरियडिक केस में बहुत बढ़िया शेखर, बच्चों के केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं। आगे बढ़े, पीसीबी के बाद में पीसीबी से फिर कुछ वैल्यू जो है वो हमारी कैलकुलेट होती है। सीबीसी की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सीबीसी में ये जो है वो हमने हीमोग्लोबिन लगा लिया, आरबीसी की काउंटिंग कर ली, पीसीबी कर लिया। इसके बाद में कुछ वैल्यू जो होती है वो सिर्फ हम कैलकुलेट करके देते हैं। ये जो कैलकुलेट करके हम वैल्यू देते हैं उनको अपन एक वर्ड में रेड सेल इंडिसेस कहते हैं। रेड सेल इंडिसेस, रेड सेल इंडिसेस में हमारी कौन कौन सी वैल्यू है? हमारी 3 वैल्यू है। पहली है एमसीवी, दूसरी है एमसीएच, और तीसरी है हमारी एमसीएचसी। एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी फुल फॉर्म अपन इनका बोलेंगे तो एमसीवी को मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएच को बोलेंगे मीन सेल हीमोग्लोबिन, और एमसीएचसी को बोलेंगे मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे? तो उनका फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला को करने के लिए एमसीवी का जो फॉर्मूला है वो है पीसीबी मल्टीप्लाई 10/100। याद करने के लिए कैसे याद करोगे आप? यहाँ के एमसीवी है तो भी से आप याद रखो कि भी जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो भी मतलब अपना पीसीबी में भी आ रहा है तो एमसीबी में भी है, तो दोनों को आप याद कर सकते हो कि पीसीबी अपना ऊपर रहेगा, आरबीसी अपना नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई अपन 10 से कर देंगे। ठीक है, एमसीएच को याद करने के लिए यहाँ पर आखिरी में एच है, तो अपन अपने दिमाग में होना चाहिए कि अपन जब फॉर्मूला बनाएंगे तो ऊपर जो होगा वो एच वाला शब्द होगा। एच मतलब हीमोग्लोबिन ऊपर होगा, नीचे जो होगा वो आरबीसी होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एचबी मल्टीप्लाई 10/100, है ना। ये फॉर्मूला हमारा एमसीएच का होता है। एमसीएचसी के फॉर्मूला में एचबी, अब देखो यहां पर भी एच है एमसीएचसी में, तो यहां पर भी हीमोग्लोबिन ऊपर आएगा नीचे, लेकिन यहाँ पर पीसी भी आ जाता है। तो इसको याद करने के लिए आप दो वर्ड को एक साथ याद रखो, एच को भी याद रखो और सी को भी याद रखो। एच से हमारा हीमोग्लोबिन हो गया और सी से हमारा पीसीबी हो गया। ऊपर रहेगा एचबी, नीचे रहेगा पीसीबी। अब इसका जो नाम है वो बड़ा है, 4 शब्दों का नाम है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो अपन इस तरह से याद रख सकते हैं भाई इसका नाम बड़ा है तो इसमें नंबर भी बड़ी होगी, इसमें जो नंबरिंग होगी वो 100 की नंबरिंग होती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई 100/पीसीबी। इस तीनों जो फॉर्मूला है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि इनमें से एमसीबी का फॉर्मूला एमसीएस का फॉर्मूला क्या है, या फिर कई बार आपको सिर्फ वैल्यू दे दी जाती है, तो उस वैल्यू के थ्रू आपको निकालना होता है कि हमारे, जैसे आप एमसीबी की कोई 2 वैल्यू दे दी उन्होंने, पीसीबी बता दिया कि पीसीबी 36 है, आरबीसी काउंट जो है वो 3.5 मिलियन है ना। इस तरह से अगर 2 वैल्यू दे दी और आपसे ये पूछा क्वेश्चन में कि एमसीबी की वैल्यू निकालो, तो इस फॉर्मूला में आप उन वैल्यू को पुट करके एमसीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में, इन रेड सेल इंडिसेस में इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब शेखर ने एक पूछा कि नॉर्मल वैल्यू से भी आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल आते हैं शेखर, नॉर्मल वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। हेमेटोलॉजी की नॉर्मल वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री की भी जो वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपन ने सीबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो अपन आगे चल के एक चार्ट पढ़ेंगे सीबीसी की वैल्यू का, है ना। मैं उसको नोट्स में आपको भेज दूंगा। मेरे ख्याल से सीबीसी की वैल्यू अपन देख चुके हैं पहले ही, ब्लड कलेक्शन वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है अपना ईएसआर। ईएसआर वैसे तो सीबीसी से अलग चीज है, अलग टेस्ट है, लेकिन अपन सीबीसी के एक साथ ही पढ़े अपन इसको, तो अपन को ज्यादा अच्छे से याद होता है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे, अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। सिस्टोमेटिक चलो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। ईएसआर जब अपन करते हैं तो ईएसआर की 3 मेथड होती है हमारी। पहली होती है बिंट्रॉप, दूसरी होती है वेस्टर्न ग्रीन, और तीसरी होती है हमारी माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड, है ना। यहाँ पर आपको नोट्स में सिर्फ 2 दिख रही हैं, इसलिए क्योंकि बिंट्रॉप मेथड
सेम हमारी पीसीबी की तरह होती है, जैसे हमने पीसीबी किया है उसी तरह से जब हम ईएसआर लगाते हैं तो उसी विंट्रॉप मेथड में जो पॉइंट हमारे वहां पर पीसीबी में आए थे वही पॉइंट हमारे यहाँ पर भी काम आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है ईएसआर में 3 मेथड होती हैं। 2 मेथड, एक मेथड अपन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, बाकी की जो 2 मेथड है वो कौन कौन सी है। पहली है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। दोनों मेथड में कंपैरिजन करें अपन विंट्रॉप और वेस्टर्न ग्रीन में, तो वेस्टर्न ग्रीन को ज्यादा अच्छी मेथड माना गया है, बेस्ट मेथड माना गया है वेस्टर्न ग्रीन को। ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन में पेपेट फिर अलग होता है, और ये जो पेपेट होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है, ऊपर से भी खुला रहता है, नीचे से भी खुला होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 300 mm की होती है, 300 mm लंबा पेपेट होता है ये, और उसमें 200 mm तक की मार्किंग होती है, 200 mm पे उसकी मार्किंग होती है। ये आप देख रहे हो कुछ इस तरह से एक ईएसआर का पेपेट होता है, एक लंबा सा पेपेट होता है, उस लंबे से पेपेट में लंबा जो होता है वो 300 mm का होता है, उसमें 200 mm के पास में मार्किंग होती है। तो हमको ब्लड जो होता है वो वही 200 mm तक ही फिल करना पड़ता है। ठीक है, हाँ वेस्टर्न ग्रीन। और इसका जो बोर डायमीटर होता है वो बोर डायमीटर हमारे विंट्रॉप की तरह ही होता है। विंट्रॉप का भी बोर डायमीटर 2.5 mm का होता है, इसका बोर डायमीटर भी 2.5 mm का ही होता है। बस दोनों में एक बहुत बेसिक और बहुत अच्छा अंतर है, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते भी हैं। जब हम विंट्रॉप से ईएसआर लगाते हैं तब हमको ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है ईडीटीए में, मतलब हम ईडीटीए वाले ब्लड में ईएसआर लगा सकते हैं। जिस जिस सैंपल का यूज हमने सीबीसी के लिए किया है, तो सीबीसी के बाद में हम विंट्रॉप से अगर हम ईएसआर लगाएं तो लगा सकते हैं। लेकिन जब हम विंट्रॉप वेस्टर्न ग्रीन से अगर ईएसआर लगा रहे हैं तो इसके लिए हमको ब्लड कलेक्शन अलग एंटीकोगुलेंट में करना पड़ता है। इसका जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट भी 3.8% वाला, 3.8% सोडियम साइट्रेट में हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, उसमें हम ईएसआर लगाते हैं। ठीक है, अमोल ने बोला है कि मार्किंग से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जब हम ईएसआर लगाएंगे तो हमको जो ब्लड कलेक्शन करना होता है वो सोडियम साइट्रेट 3.8% सोडियम साइट्रेट में अपन को करना पड़ता है। ठीक है, फिर अगली जो मेथड है वो है माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड। जिस तरह से हमारी पीसीबी में माइक्रो सेडिमेंटेशन थी, इसमें भी सेम यूज होती है ना। लेकिन टेस्टिंग करने के लिए हम इसमें एक लैंड्यू पिपेट, आप यहाँ पर जो इमेज में देख रहे हो ये माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड ही है। इस तरह से एक छोटा सा पिपेट होता है हमारे पास, ये भी दोनों तरफ से खुला होता है, ऊपर से भी खुला और नीचे से भी खुला होता है। इसको हम लैंड्यू पिपेट कहते हैं, इसका हम यूज करते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 70 mm की होती है, और इसमें जो मार्किंग होती है वो 0 से लेकर 50 मार्किंग इसमें होती है ना। पीसीबी में भी अपन ने एक छोटी मेथड माइक्रो वाली मेथड माइक्रो हेमेटोक्रेट मेथड पढ़ी। ईएसआर में भी एक माइक्रो मेथड है, दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि इसमें मार्किंग होती है। ईएसआर वाले पिपेट में जो माइक्रो सेडिमेंटेशन वाली मेथड है उसमें मार्किंग होती है, जबकि पीसीबी वाले में मार्किंग नहीं होती। इसमें जो मार्किंग होती है वो 0 से लेकर 50 mm तक की मार्किंग होती है। इसकी लंबाई जो टोटल होती है वो 70 mm की इसकी लंबाई होती है। इसमें भी अपन जब ईएसआर लगाएंगे तो उसको ब्लड को फिल कर देते हैं 50 तक, जहां मार्किंग है वहां तक अपन ब्लड फिल कर देंगे, और इसका एक छोटा सा एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में अपन जमा देते हैं, है ना। एक बड़ी खास ध्यान देने वाली बात है, जब अपन विंट्रॉप से ईएसआर लगाते हैं तो उसमें विंट्रॉप ट्यूब भरने के बाद उसको अपन कहीं पे भी रख सकते हैं, बस सीधा खड़ा होना चाहिए। स्टैंड भी आते हैं उसके, स्टैंड में अपन जमा देते हैं। कहने का मतलब क्या, उसमें ऊपर वाला जो पेट होता है वो खुला रहता है, ऊपर वाला जो एरिया होता है वो खुला होता है। विंट्रॉप के अलावा अगर अपन वेस्टर्न ग्रीन या माइक्रो हेमेटोक्रिट से करें तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल बंद होता है ना, क्योंकि ऊपर से अगर खुला रहेगा तो वो नीचे से भी ओपनिंग है तो पूरा ब्लड फैल जाएगा, है ना। माइक्रो हेमेटोक्रिट में भी सेम ऐसा ही होता है, माइक्रो सेडिमेंटेशन वाली मेथड में भी ये सेम ऐसा होता है। जो पिपेट होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है, ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला। तो हम इसको एक स्पेशल स्टैंड होता है जिसमें ऊपर भी बंद होता है नीचे भी बंद होता है, इसमें जमा के हम उसमें रख देते हैं, और 1 घंटे बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी सेल्स नीचे बैठ गई हैं। जितनी सेल्स नीचे बैठ जाती, जिस मार्किंग तक बैठ जाती है वो हमारा ईएसआर कहलाता है। ठीक है, 1 घंटे बाद हम उसकी रीडिंग लेते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब रूप सिंह ने लिखा है कि इसमें जो रेशो होता है वो 1:4 का रेशो होता है। हाँ, एक सेकेंड,
बिल्कुल, इसमें रेशो जो होता है वो 1:4 का ही होता है। शेखर ने कहा है कि टीबी इन्फ्लामेशन एक्सीडेंटल केस में इनमें बढ़ जाता है, ये सब बिल्कुल सही है ना। चलो, तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल बेसिक सही टॉपिक है तो वैसे इजी टॉपिक, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल आपने नहीं किए तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं किए हैं इन टॉपिक से, तो थोड़े बहुत यूट्यूब पे आप वीडियो देख के आप आराम से इसके प्रैक्टिकल को समझ सकते हो। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज अपनी क्लास फिर आज की ओवर होगी। आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट और चैप्टर है, हीमोग्लोबिन चैप्टर, हीमोसाइटोमेट्री, ये चैप्टर तो है ही हेमेटोलॉजी में, और है ही क्या। ठीक है, चलो कलर इंडेक्स अपन पढ़ेंगे पुतिन आगे चल के, कलर इंडेक्स अपना आगे आएगा। दिनेश सर बहुत जल्दी ठीक होंगे भाई, अपना जल्दी ठीक होके वो जल्दी ही वापस आएंगे, मतलब आप टेंशन, एक आध हफ्ते में वो वापस से क्लास लेने लगेंगे। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अतुल ने लिखा नॉर्मल वैल्यू। अतुल ये पूछ रहा है नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हर एक टेस्ट में एक नॉर्मल वैल्यू होती है, वो अपन को याद करना रहता है। ठीक है, क्रिटिक, क्रिटिक मतलब नहीं समझा मैं अतुल, क्या बोलना चाह रहे हो आप क्रिटिक का मतलब? चलो तो भाई इसके बाद कोई और क्वेश्चन रहे तो आप कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकते हो, ऐप में हमारा कम्युनिटी वाला ऑप्शन है ना, तो कम्युनिटी में आपकी चैटिंग हो जाती है, तो वहां से मैं आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो निकालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस करता हूँ, है ना। उसका डिस्कशन कम्युनिटी में नहीं होता, वो आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन डाल दो, जो डाउट रहेंगे वो मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सर रूप सिंह लिखा, सर जो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड होती है उसमें कितने सेंट्रीफ्यूज का उपयोग होता है, किस सेंट्रीफ्यूज का यूज होता है? हाँ हाँ, उसका मैं, हाँ बहुत बढ़िया, माइक्रो हेमेटोक्रिट में सेंट्रीफ्यूज भी एक दूसरा यूज होगा जिसमें छोटा वाला होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इससे आगे अपन, चलो इससे आगे अपन कल डिस्कस करते हैं, जेडा सेंटीमेशन का दूसरा भी है, ईएसआर लगाते हैं बिल्कुल। चलो अब अपन कल डिस्कस करते हैं भाई, जो भी डाउट है आपके, जो भी क्वेश्चन है आप कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, कल की क्लास में मैं उनको इंक्लूड करूंगा। आज की क्लास में अपन इतना ही रहने देते हैं। गुड डे, जय हिंद।